हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का अध्ययन करने के लिए शुद्धता का होना अनिवार्य है। शुद्धता के अभाव में बालक गणित का ज्ञान यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकते तथा उनमें विभिन्न गणितीय योग्यताओं का विकास भी नहीं हो पाता है। गणित शिक्षण में बच्चों में बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। गणित शिक्षण के अंतर्गत कार्य का निर्धारण करते समय छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा मानसिक विकास पर ध्यान न देना। दूसरा, गणित शिक्षण में बालकों में तत्परता तथा एकाग्रता का अभाव होना। तीसरा, बालकों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होना। चौथा, शिक्षण कार्यों के दौरान शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। पाँचवा, बालकों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव। छठा, बालकों में गणित शिक्षण की समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता की कमी। सातवां, बालकों में गणित के प्रति जागरूकता का अभाव। आठवां, दिए गए कार्य को समय पर पूरा न करने की समस्या। नौवां, बालकों में गणितीय गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। 10वां, गणित शिक्षण में बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का अभाव होना। 11वां, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना। 12वां, भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत प्रयोग सही न कर पाना। 13वां, भिन्नों में अंश, हर तथा अंश का गलत प्रयोग करना। 14वां, दो या दो से अधिक प्रत्ययों में अंतर सही न निकाल पाना। 15वां, समीकरण गलत बनाना। ज्ञात तथा अज्ञात राशियों का स्पष्ट ज्ञान न होना। 16वां, गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग करना। 17वां, बालकों द्वारा गणित शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट अथवा अभ्यास पुस्तिकाओं में सही सही अंक तथा संख्याएं न लिख पाना। 18वां, अध्यापकों द्वारा छात्रों की गलतियों को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर न देना, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था न करना। 19वां, गणित में गणना कार्य करते समय अधिक काट पीट तथा लिप्त लेखन करना। गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के उपाय। बालकों का गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा गणित को रुचिकर बनाने के लिए गणित शिक्षण में शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। गणित शिक्षण के दौरान अध्यापक को बालकों में शुद्धता से कार्य करने की आदत का विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। गणित शिक्षण में शुद्धता विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत हैं। पहला, छात्रों को गणित में सही गणना कार्य करने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। दूसरा, गणित गणना करने पर छात्रों को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, छात्रों में परिणामों या उत्तरों की जांच करने की आदत का विकास करना चाहिए। चौथा, श्यामपट्ट अथवा पाठ्य पुस्तक में से सही सही अंक उतारने या लिखने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। पाँचवां, गणित की समस्याओं को हल करने से पहले उस समस्या को समझने तथा विश्लेषण करने की आदत का विकास करना चाहिए। छठा, छात्रों को सही वाक्य, अंक, शब्द तथा संख्या लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सातवां, छात्रों की गलतियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां, गलतियों का पता लगाने के पश्चात अध्यापक को गलतियों का सुधार करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। 9वां, बालकों में यांत्रिक कुशलताएं विकसित करने हेतु गणित की आधारभूत संक्रियाओं, नियमों और सूत्रों को अच्छी तरह से याद करवाकर उनकी उपयोगिता स्पष्ट कर देनी चाहिए। 10वां, समस्या का हल करने से पूर्व अध्यापक के यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है तथा उसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 11वां, श्यामपट्ट अथवा अभ्यास पुस्तिकाओं में विभिन्न गणितीय आकृतियों, चित्रों तथा रेखा
रेखाचित्रों को यथार्थ रूप में तथा सही अनुपात में बनाने की आदत विकसित करनी चाहिए। 12वां, यदि कोई छात्र शीघ्रता से कार्य करने के कारण अधिक अशुद्धियाँ करता है तो उसे धीमी गति से कार्य करने की सलाह देनी चाहिए, वह अपना गणना कार्य शुद्धता से कर सके। 13वां, गणित में शुद्धता से कार्य करने के लिए अभ्यास कार्य यानी ड्रिल वर्क पर विशेष बल देना चाहिए। 14वां, अपने विचार, तर्क वितर्क, कल्पना शक्ति आदि के आधार पर किए गए कार्य को लिखित रूप से व्यक्त करने को कहा जाए। लिखित कार्य द्वारा बालक अपनी त्रुटियों को पहचान कर उसमें सुधार कर सकता है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। गणित शिक्षण में सीखने के कार्य को सुगम बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण विधियों के ही प्रयोग से बालक गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं तथा उनको यह विषय जटिल तथा नीरस भी नहीं लगता है तथा उनका शिक्षण कार्य त्रुटि रहित रहता है। गणित शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियाँ निम्नवत हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? ऑप्शन 1 संबंधित पाठ के उद्देश्य, ऑप्शन 2 संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, ऑप्शन 3 संबंधित पाठ की प्रश्न बैंक का, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से किसी का नहीं। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, संबंधित पाठ के उद्देश्य का। प्रश्न संख्या 2। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण क्षमता पर निर्भर करती है? ऑप्शन 1 शिक्षक, ऑप्शन 2 छात्र, ऑप्शन 3 अभिभावक, ऑप्शन 4 प्रधानाचार्य। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक। प्रश्न संख्या 3। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? ऑप्शन 1 मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2 मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। ऑप्शन 3 मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। ऑप्शन 4 मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 4। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? ऑप्शन 1 शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ऑप्शन 2 आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, ऑप्शन 3 निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, ऑप्शन 4 समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। प्रश्न संख्या 5। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है। ऑप्शन 1 कीन्स, ऑप्शन 2 हर्बर्ट, ऑप्शन 3 योकम और सिम्पसन, ऑप्शन 4 क्रो एवं क्रो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, योकम और सिम्पसन। प्रश्न संख्या 6। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह ब्लैंक का अनुपालन कर रहा है। ऑप्शन 1 निगमन उपागम, ऑप्शन 2 प्रायोगिक उपागम, ऑप्शन 3 व्यवहारिक उपागम, ऑप्शन 4 आगमन उपागम। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, निगमन उपागम। प्रश्न संख्या 7। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन 1 व्याख्यान विधि, ऑप्शन 2 प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 3 आगमन निगमन विधि, ऑप्शन 4 ये सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 8। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन 1 बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, ऑप्शन 2 बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, ऑप्शन 3 बालकों को हतोत्साहित न करें, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन 1 भौतिक, ऑप्शन 2 मानसिक, ऑप्शन 3 व्यावहारिक, ऑप्शन 4 आध्यात्मिक। यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, व्यावहारिक।
प्रश्न संख्या 3 बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन 2 निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन 3 मौखिक परीक्षण, ऑप्शन 4 स्वभाव परीक्षण। यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या 11 गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। ऑप्शन 1 उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, ऑप्शन 2 चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, ऑप्शन 3 शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 रेखा कक्षा 7 की छात्रा है। वह अपने छोटे भाई सोनू को गणित पढ़ा रही है, जो कक्षा 4 में उसी के स्कूल में पढ़ता है। वह उसे 4 समीकरण देती है। रेखा द्वारा अपने भाई को दी गई निम्न में से कौन सी समीकरण त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन 1 5 जमा 7 बराबर 12 भागा 2 बराबर 4, ऑप्शन 2 7 जमा 11 बराबर 8 भागा 9 बराबर 2, ऑप्शन 3 27 जमा 3 बराबर 3 गुना 3 बराबर 90, ऑप्शन 4 50 भागा 2 बराबर 25 भागा 5 बराबर 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 5 जमा 7 इज इक्वल टू 12 भागा 2 बराबर 4। प्रश्न संख्या 13 गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन 2 बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, ऑप्शन 3 बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 रजनी माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक जोड़ती है। दूसरी तरफ राजू एक तालिका बनाता है एल की संख्या जिसमें 1 2 3 है, माचिस की तीलियों की संख्या 2 4 6 है। इस स्थिति में दोनों बच्चे के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है? ऑप्शन 1 सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए रजनी को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए, जबकि राजू यह बहुत तेज़ी से करेगा। ऑप्शन 2 रजनी और राजू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन 3 रजनी करके सीख रही है और राजू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। ऑप्शन 4 रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित कर रहा है। प्रश्न संख्या 15 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? ऑप्शन 1 काट पीट की, ऑप्शन 2 लिप्त लिखावट की, ऑप्शन 3 शुद्धता की, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, शुद्धता की। प्रश्न संख्या 16 रमन 4 तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है। फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है जिसमें चक्रों की संख्या 1 2 3 है, तीलियों की संख्या 4 8 12 है। उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 रमन खेल रहा है, ऑप्शन 2 रमन गणित सीख रहा है, ऑप्शन 3 रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है, ऑप्शन 4 रमन समय पास कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। प्रश्न संख्या 17 गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 मौखिक कार्य, ऑप्शन 2 निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, ऑप्शन 3 गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन 4 विकल्प 1 व 2 दोनों। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, विकल्प 1 व 2 दोनों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।